भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी अगर मुज़ाकरात आपस में हो रहे हैं, बाहमी मुज़ाकरात, इसका खैर मकदम तो है, लेकिन काश इसमें ये जो सारी चीजें शामिल होती कि कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है इस पे काबू पा लिया गया होता। बहुत सारे कश्मीरियों से मैं बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि आप भी कश्मीर का हिस्सा हैं, लेकिन आज तक मुझे गिलगित बल्तिस्तान से कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं कश्मीरी हूँ। वो A larger area cannot be a part of a smaller area. तो गिलगित बल्तिस्तान की आप एरिया देखें, फिर आप फैसला करें कि क्या बड़े एरिया को छोटे एरिया के साथ होना है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान से और हुंजा जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां के लोग दे हैव बीन रूलिंग, वो मुगलों से पहले कश्मीर पे हुक्मरानी करते थे। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान पीस प्रोसेस ऐसे लगता है कि आगे बढ़ रहा है, इसके असरात कश्मीर पे क्या पड़े हैं, क्या कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बेहतर हुई है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ थोड़ी सी हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी। और आज मुझे ज्वाइन किया है कश्मीरी सहाफी और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं नईमा महजूर साहिबा, और गिलगित बल्तिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है तजियाकार हैं, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक है, सबाउद्दीन साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। नईमा साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि हालिया अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के बज़ाहिर लग रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी हमने देखा कि सीज फायर हुआ दोनों अफवाज के दरमियान। तो क्या इससे सूरत हाल कश्मीर के अंदर भी बेहतर हुई है? देखिए, तासुर शायद आपको मिल रहा होगा, लेकिन जो कश्मीरी वहां पे रह रहे हैं उनको अभी जमीनी सूरत हाल में कोई इस तरह की तब्दीली महसूस नहीं हो रही है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, ये सही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जो गोलाबारी होती थी उसकी जद में वहां लोग आते थे और वो गोलाबारी रुक गई है। वहां पे काफी लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अगर आप वादी के अंदर देखेंगे, वादी की सूरत हाल जो अंदर देखेंगे, वहां पे जो इंसानी हकूक की जो पामालियां हैं उसमें इतनी ज्यादा अभी नुमाया तब्दीली नहीं आई है। आप देखेंगे कि रोजाना आप खबरों में सुनते भी होंगे, देख भी रहे होंगे, जो वीडियोस आते हैं, जो वहां से खबरें आती हैं। हालांकि मीडिया पे वहां पे काफी बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, फिर भी ये खबरें बाहर आ रही हैं कि आए रोज वहां पे इस तरह के जो झड़पें हो रही है फौजी, इंडियन आर्मी और जो वहां पे मुसल्ला बंदूक बरदार हैं उनके बीच में। तो एनकाउंटर्स का हाल तो वैसे ही है, तलाशियों की कार्रवाइयां जो है वो चल रही हैं। सरेआम लोगों को कपड़े उतारने पे मजबूर किया जा रहा है कि इसलिए कि सर्दियां थी, सर्दियों में लोग हिरन वगैरह जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको रास्ते में गाड़ियों को से निकाल के और उनको कपड़े भी उतारने पड़ते हैं। और अभी आपने देखा होगा जिनसी जो जातियां हो रही हैं किसी हद तक, उसमें भी जो घरेलू सतह पे भी है और बाहर जो वायलेंस हो रहा है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। वादी की सूरत हाल जो है उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है कि लगे लोगों को कि बाहमी मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसका कुछ फायदा हमें भी मिल रहा है। अच्छा सबाउद्दीन साहब, आपसे मैं पूछूंगा, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। भारत के ऊपर पाकिस्तान ये इल्जाम लगाता है कि भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, यूनिलैटरल एक उसने डिसीजन लिया जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब हुए। लेकिन अब बातचीत आगे बढ़ रही है तो पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबा बना दिया। तो उसके बावजूद मोदी साहब की जानिब से पाकिस्तान को खत लिखना, पाकिस्तान के हवाले से अब पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना, तो एक तरह से ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह अगर पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 के खत्म होने को कबूल कर लिया है तो भारत ने गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने को भी कबूल कर लिया है। दोनों ममालिक अपनी पोजीशन से पीछे आ गए। क्या आप इससे मुतफिक हैं? अजहर भाई, यू कैन नॉट कंपेयर मैंगोज विद ऑरेंजेस। सो ये दोनों सिचुएशंस और दोनों सिनेरियोज बिल्कुल मुख्तलिफ है, यकसर मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान की जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, हालिया उसका तीसरा रेजोल्यूशन था, कंसेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसमें इन्होंने इल्हाक पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है, दरखास्त दी है और रेजोल्यूशन इन्होंने मेजोरिटी से पास की है। और ये पहली मर्तबा नहीं, दिस इज द थर्ड टाइम इट हैज। इसके अलावा जो वहाँ पॉपुलर सेंटिमेंट है, इसको किसी भी तरीके से हम मकबूजा कश्मीर के साथ या वहां पे जो इंडियन एक है उसके साथ कंपेयर नहीं हम उसको कर सकते। दूसरी बात,
یہ جو ریزولوشن ریسنٹلی گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی نے پاس کیا ہے اس میں خاص چیز ہے, اور وہ خاص چیز یہ ہے کہ اس ریزولوشن کی ورڈنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان سے گلگت بلتستان کی اسمبلی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو انٹیگریٹ تو کیا جائے, لیکن کسی بھی صورت کشمیر پہ جو سٹانس ہے پاکستان کا, کشمیر پہ جو گلگت بلتستان کے ساتھ ایک کنٹیگوٹی ہے, کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ خراب نہ ہو پائے, وہ متاثر نہ ہو پائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی کشمیر کے ساتھ جو ہمدردی ہے, جو کشمیر کے ساتھ جو کنٹیگوٹی ہے اس ایشو کے ساتھ, اس کا احساس ضرور ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کشمیر کے حوالے سے گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی نے بھی بڑا واضح موقف اختیار کیا. گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑا واضح موقف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت سارے کشمیریوں سے میں بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کشمیر کا حصہ ہیں, لیکن آج تک مجھے گلگت بلتستان سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ میں کشمیری ہوں. وہ کشمیر کے مسئلے کا تو حل چاہتا ہے پر وہ خود کو کشمیری نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں گلگت بلتستان کا ہوں. تو اب یہ بھی ایک بیچ میں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں فریق ہیں, تو اب اس گتھی کو ہم کس طرح سلجھائیں؟ اظہر بھائی, جہاں تک فریقین کی بات آ گئی ہے نا, اب تو چائنا بھی اس مسئلے کا فریق ہے, تو ابھی تو یہ معاملہ اور گمبھیر ہو گیا ہے. جہاں تک ہماری اور گلگت بلتستان کا کشمیر کا پارٹ ہونے کی بات ہے, تو دیکھیے گلگت بلتستان میں تو مہاراج کنشک سے لے کے پتہ نہیں کس کس کی حکومت رہی ہے. اگر کسی ٹائم فریم میں اگر کوئی گلگت بلتستان پہ مہاراجہ کشمیر کا کوئی انفلوئنس تھا, کوئی سوزرینٹی تھی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایریا جو ہے وہ پکا پکا کشمیر کا حصہ رہا. اور دوسرا دیکھیے, a larger area cannot be a part of smaller area. تو گلگت بلتستان کی آپ ایریا دیکھیں, پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا بڑے ایریا کو چھوٹے ایریا کے ساتھ ہونا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. گلگت بلتستان سے اور ہنزا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں کے لوگ they have been ruling, وہ مغلوں سے پہلے کشمیر پہ حکمرانی کرتے تھے. تو کلیم تو یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر گلگت بلتستان کا حصہ ہے, نہ کہ وائس ورسا. نعیمہ مہجور صاحبہ, کہ ایک تو یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس پہ اوور آل کشمیریوں کا کیا رد عمل ہے, آپ کی جب وہاں پہ بات ہوتی ہے لوگوں سے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب وہاں پہ آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا, اس کے بعد وہاں پہ کرفیو لگایا گیا, تو پاکستان کے اندر بار بار یہ کہا جاتا تھا, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے رہے, یوں ہی یہ کرفیو ختم ہوگا تو وہاں پہ عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے, لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں گے. لیکن ابھی جو انڈین میڈیا میں دکھاتا ہے وہاں پہ عوام باہر نکل رہے ہیں, انٹرنیٹ کی سروس بھی بحال ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہوا. کشمیریز آر لیسٹ بادرڈ, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرٹیکل 370 کے ختم ہونے سے. دیکھیے, پہلی بات کہ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ باہر نکل کے لوگ 9 لاکھ فوجیوں میں رہ کر عوام باہر آئے, کیونکہ ان کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکل گیا تو ان کو گولیاں چلائے گی, کیونکہ ایسا ہوا ہے. ہم نے برہان وانی کی جب ہلاکت ہوئی تھی اس وقت بھی دیکھا ہے, اس وقت بھی 10,000 سے زائد جو ہمارے بچے ہیں جن کو پیلٹ کے چھرے لگے ہیں اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. تو اس سے زیادہ جو صورتحال خراب ہوئی وہ 2019 5 اگست کو, اس کے بعد سے جو خطرناک لاک ڈاؤن اور فوجی ہر گھر کے باہر سڑکوں پہ پہرے داری جو ہو رہی تھی, تو اس میں اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ نکلتے, اور اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ آج آپ دیکھیں کہ فیس بک سوشل نیٹ ورکنگ پہ لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں. جو ہزاروں کی تعداد میں آپ سے بات کرتے تھے سوشل نیٹ ورکنگ پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے, آج تو بالکل اف بھی نہیں کرتے, اتنی ساری بندشیں اور پابندیاں ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان نے اگر کہا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل جائیں گے, کرفیو لاگو ہوگا, تو یہ جو ہے حقیقت پسندی پہ مبنی بیان نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر انڈین میڈیا دکھا رہا ہے, انہوں نے فیشن شو بھی ابھی کروایا, اور وہاں پہ جو چھوٹے نوجوانوں کو لے کے میوزک کے وہ پروگرامز وغیرہ کرواتے ہیں, یہ سارا ایک نارمل سی دکھانے کا ایک ڈرامہ ہے. دیکھیے, جب تک آپ لوگوں کو اوپنلی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اس پہ تو آپ نے پابندیاں لگائی ہے. میڈیا پہ اتنی پابندیاں کہ وہ سٹوری فائل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اکا دکا سٹوری جو ہے باہر کا میڈیا, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کر رہا ہے.
अदरवाइज पूरा जो आपका अपना मीडिया है जो वो चाहते हैं वो चला रहे हैं। असल कश्मीरी तो बात ही नहीं इस वक्त कर रहे हैं, कोई कश्मीरी आप समझ लीजिए बात नहीं कर रहे। ये गिने चुने कुछ लोग जो हैं जिनको जमा करके रखा गया है और उनको नई लीडरशिप के तौर पे सामने ला रहे हैं, वो बात करने लगे हैं। बाकी इवन मेन स्ट्रीम लीडरशिप कहाँ है, उनको तो आपने उनके होठों पे तो ताले लगे हुए हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ केसेस वगैरह ये सारा कुछ अमल है। तो इसीलिए आप देखेंगे कश्मीरी बेचारे कहाँ बात करेंगे जब आपने उनके होठों पे ताले लगाए हैं, तो इसमें आप कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर 9-10 लाख जी है सड़कों पे, तो सिचुएशन वैसे की वैसी है। लेकिन इस पे जरूर सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन पे काबू पाने के लिए क्या इकदाम करने जरूरी है, इससे पहले कि आप खतो किताबत करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। कश्मीर में सिचुएशन को चेंज करने के लिए बहुत सख्त इकदाम की जरूरत करनी होगी। जी, सबा साहब आपसे भी मैं आखिरी अब क्वेश्चन करूंगा कि आपने पहले जिक्र किया इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, कि अब इस खित्ते के अंदर बहुत सारे लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो पाकिस्तान और भारत की तजारत की भी बातचीत हुई पिछले दिनों में, उस हवाले से थोड़ी सी पेशरफ्त हुई, फिर चीजें थोड़ी सी वापस पीछे आ गई। तो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों का मुश्तरका हो जाएगा, अगर भारत भी सी पैक का हिस्सा बन जाए या किसी तरीके से तजारत यहाँ पे इस खित्ते में शुरू हो जाए, पाकिस्तान भारत को रास्ता दे दे, तो क्या आप समझते हैं कि फिर इस मसले को हल करने में आसानी होगी, या फिर अगर हम लोगों ने इकट्ठा काम शुरू कर दिया, तजारत शुरू कर दी, तो कश्मीरियों को हम भूल जाएंगे और अपने मौशी जो है फायदे की तरफ हम दौड़ पड़ेंगे? अथर भाई, मैं जो सी पैक की मेन आर्टरीज हैं उनको इंडिया में जो उनका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेटरल है, जिसकी एकदम अमृतसर की तरफ भी निकली हुई है, और दैट इज हार्डली मेरे ख्याल में 40-50 किलोमीटर दूर होगा हमारी सी पैक की मेन आर्टरी से। आई सी देम कनेक्टिंग इन ईयर्स टू कम। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर चाइनीज यहाँ पे 160 बिलियन डॉलर्स फेंक रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉरिडोर पे नहीं कर रहे। दे आर एक्सप्लोरिंग इन टू इंडिया। दे विल लाइक कि यहाँ पे वाघा भी खुल जाए, वो चाहेंगे मुजफ्फराबाद भी खुल जाए, और इसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान के साथ पैसेजेस खुलेंगे तो इंडिया भी जाहिर है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। द ओनली थिंग डिफिकल्ट हियर इज कि वो इंडिया और चाइना के दरमियान में जो पुराने साउर रिलेशंस हैं और जो अमेरिकन इंटरेस्ट को डिफेंड करने की खातिर इंडिया ने एक पोजीशन ली हुई है, जो ही वो मेलो डाउन होगा, आई सी इंडिया बिकमिंग पार्ट ऑफ सी पैक। और इस पे तो बाकायदा चाइना की तरफ से पहले भी इंडिया को ऑफर्स भी आई हैं कि आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बने। जहां तक मसले कश्मीर की बात है, ये मसला सेटल ही इसीलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ बैठकर कारोबार किया जा सके। इस मसले की मौजूदगी में, जो कि इस पूरे ग्लोब पे एक ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट रह गया है, वो है कश्मीर का। अगर इस फ्लैश पॉइंट को जब तक एड्रेस ये लोग नहीं करेंगे, कोई शेयर हासिल, कोई इस पे कारोबार के मुतालिक बात नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि इस मसले को हल करते हुए कश्मीरियों के मफाद को भी सामने रखा जाएगा। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।